स्वागत है भाई आप सभी लोगों का काबो वर्दे में। इसको मतलब लिखने में काबो वर्दे आता है पर केप वर्डे दुनिया कहती है। और यार यहाँ की करेंसी, अभी हम बाहर निकल रहे हैं, करेंसी इतनी प्यारी है ना। एक तो ये जो भी नोट करारे करारे निकलते हैं ना, इनको खर्ची करने का मन नहीं करता यार, ऐसा लगता है कलेक्ट कर दो सारे नोटों को। और इतने प्यारे नोट है देखो। तो अभी तो मेरे पास सिर्फ 4,000 ही बचे हैं क्योंकि कल 6,000 लग गए वीज़ा में। यहाँ की करेंसी बोल रहा हूँ, और यहाँ की करेंसी है एक इंडियन रुपीज नहीं, एक काबो वर्दियन यहाँ की करेंसी इज इक्वल टू 75 पैसे इंडियन रुपीज। तो मतलब 750 इंडिया के रुपए और इनके 1000, मतलब ये 1500 का एक नोट है। तो 6,000 वीजा में लग गए और 6,500 मैंने इस होटल वाले को दे दिए 3 रातों के, और 1000 टैक्सी वाले को दिए, और बस 4,000 बचे। 18 निकलवाए थे। अब मोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इनको, पर मोड़ना ही पड़ेगा हमको क्योंकि हमारे पास तो रखने नहीं है, मोड़ गए। अब तो चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं केप वर्डे। पहले चलेंगे खाना खाने, और ये लगाते हैं ताला। अब ये चाबी दोनों मेरे पास है, रूम की भी और बाहर की भी। पहले चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाना खा। 2 इंडियन रेस्टोरेंट है पूरे इस कंट्री में, तो इस कंट्री के बारे में बताऊंगा चलते चलते। और खाना खाते हैं और फिर 2-4 आपको मस्त मस्त जगह घुमाते हैं यहाँ पे। इंडियन रेस्टोरेंट पे आ गया था मैं, पर ये प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट एंड स्पोर्ट्स बार है ये। मतलब एक तरह से बार कह सकते हो आप। देख रहे हो कैसा है, ठीक है। तो मैंने पेज पलटे 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 भाई, पहले के 3-4 पेजों में तो सिर्फ मतलब ड्रिंक्स ही हैं, फिर पिज़्ज़ा वगैरह आ गए। चलो यहाँ पे थोड़ा आ भी गया इंडियन, ये तो खा नहीं सकते अब। इंडिया के पास 2 पेज थे ये, जिसमें से 6 डिश है। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, तो मैंने आलू पराठा मंगाया, 400 के 2 आएंगे। तो मैंने पूछा तो कहते हैं यार यहाँ पे इतने इंडियन है नहीं, और मतलब अफ्रीकन लोगों के हिसाब से भी हमको थोड़ा सोचना पड़ा, और हमारा थोड़ा बाहर टाइप का कॉन्सेप्ट है, तो 100% इंडियन नहीं है ये, पर फिर भी थोड़े बहुत इंडियन लोगों के लिए हमने कर दिया है। यार आज का दिन मैं बस गया खाने इंडियन रेस्टोरेंट, और खा पी के अपना चल के वापस आ गया। 1 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर आना था। तो आप में से काफ़ी लोग सोचोगे भी घर के बाहर खड़ा हूँ मैं कि यार ये ऐसी जगह गया ही क्यों। ठीक है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा लंबा प्लान बन गया, इतना लंबा नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि मेरे टाइप का टूर है। एडवेंचर मैं कभी कभार कर लेता हूँ, पर थोड़ा यार बोरिंग है अफ्रीका। बोरिंग इन द सेंस क्या है यार, कि ना तो यहाँ पे सबसे, मैं आते वक्त सोच रहा था कि यार यूरोप में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड वियतनाम वगैरह में इतना घूमने का मन क्यों करता था। तो वहाँ पे एक तो घूमने का मन इसलिए करता था भाई, वहाँ पे एक्टिविटीज बहुत सारी हैं। चलो यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंशियल पैलेस स्क्वायर वगैरह है यूरोपियन टाइप में, बीच है, फिर एक मार्केट है। पर ये सब मैंने आज प्लान किया था जाने का, पर मन ही नहीं किया जाने का। फिर मैं आते हुए सोच रहा था यार कि ये मन क्यों नहीं करा मेरा जाने का। पहला रीजन था उसका नो अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, पर वो सिर्फ लोकल्स को ही समझ में आता है। आपको गूगल पे कुछ नहीं मिलेगा कि कौन सी नंबर बस कहाँ जाएगी, कहाँ छोड़ेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो उसकी वजह से क्या होता है, बंदे को आलस आ जाता है कि भाई 3 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, धूप निकली है। चलो धूप नहीं, यहाँ पे तो वेदर ठीक है, फिर भी 3 किलोमीटर जाना है, फिर उबड़ खाबड़ सा है, ये ऊपर नीचे है, फिर 4 किलोमीटर 2-4 जगह घूम के 4-5 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा, या फिर टैक्सी करो जो कि बहुत महंगी मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे हॉस्टल्स नहीं है। इस पूरे मतलब पूरे वेस्ट अफ्रीका बेल्ट में जो मैं घूमा, हॉस्टल्स नहीं थे यहाँ पे। और हॉस्टल्स, जो होटल्स हैं, जो मेन होटल्स हैं जो सिटी सेंटर के पास है, वो बहुत महंगे महंगे हैं। वरना जैसे ये देख लो, ये बहुत दूर है, 3-4 किलोमीटर दूर है। यूरोप वगैरह में क्या होता है कि भाई, यूरोप इन द सेंस मैं कह रहा हूँ, रशिया भी कह रहा हूँ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और जॉर्जिया, आर्मेनिया, और भी मतलब काफ़ी सारी जगहों जहाँ मैं गया हूँ, ट्रैवल किया जहाँ मैंने, वहाँ पे हॉस्टल सिटी सेंटर में होते हैं। तो सिटी सेंटर का मतलब क्या है, मेन स्क्वायर पे आपका हॉस्टल होगा, और आप जैसे ही बाहर निकलोगे लाइवली सी वाइब आ जाएगी, और आपको मतलब मन करेगा कि हाँ भाई थोड़ा पैदल चल लेते हैं, घूम लेते हैं। पर यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। जो होटल हैं वो मेन वाले हैं, और वो सिटी सेंटर में हैं, पर बहुत ही महंगे हैं वो। तो बंदा या तो होटल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, चल के जाना, 4 किलोमीटर चल के जाओ, या फिर टैक्सी लो,
तो थोड़ा मतलब मेरा ऐसा मूड हो गया पिछले हफ्ते एक से कुछ भी घूमने का मन नहीं करता, क्योंकि यार यहाँ पे हर जगह ऐसे, सेनेगल में भी ऐसा ही था। आपको कुछ भी घूमना है तो भाई टैक्सी लो, टैक्सी आएगी, वो टैक्सी इतना चार्ज करेगी। तो मतलब इसलिए यहाँ पे पहले इनको अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री अगर सुधारनी है तो पहले सबसे मेन चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं हॉस्टल थोड़ा दूर भी हो, होटल थोड़ा दूर भी हो, पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं से चलता हो, गूगल पे अपडेटेड हो, बंदों को पता हो कि यहाँ से चलेगा, तो मैं चला जाता बस लेके। पर यहाँ पता ही नहीं है भाई क्या चल रहा है। तो कल ट्राई करते हैं 2-3 जगह घूमने की। स्वागत है आप सभी लोगों का केप वर्डे में। ये दूसरा दिन है। कल भी मैं सुबह यहीं पे आया था खाना खाने, स्पेस 44 करके रेस्टोरेंट है, और खाना खा के मैं अपने घर चला गया था। मन ही नहीं किया घूमने का। मेन रीज़न है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी और उसकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ना होना, जिसकी वजह से हम जैसे ट्रैवलर सोचते हैं क्या करें, अब क्या चलते ही रहें क्या पूरे दिन। दूसरी बात कि यहाँ पे जो हॉस्टल्स का ना होना और जो होटल्स हैं वो सिटी सेंटर में ना होना, क्योंकि आप घर से बाहर निकलोगे और आपको लगेगा आप कहाँ जाऊँगा, कहीं जाने का है ही नहीं। यूरोप वगैरह में ऐसा नहीं है, हॉस्टल्स के बाहर निकलते सिटी सेंटर में निकलते हो आप और घूमने का मन सा करता है। तीसरा थोड़ा सा वेदर, तो मैंने अभी तो पूछ लिया, 10 नंबर बस जाएगी सिटी सेंटर, यहीं पे एक बस स्टैंड है, तो उस बस में बैठ के अपना चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। वो रहा बस स्टैंड, दूर सा वो रहा। और भाई यहाँ पे केप वर्डे में काफ़ी ज़्यादा रूल्स फॉलो करते हैं लोग। जैसे ये जेब्रा क्रॉसिंग है, बड़ा ही मतलब शानदार तरीके से फॉलो करते हैं इसको। ऐसा नहीं है अफ्रीकन और कंट्रीज़ की तरह, बिल्कुल अगर मैं उस पर उतर जाऊँगा तो बिल्कुल रोक देंगे गाड़ी तुरंत। मैं क्योंकि कल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये भी ठीक ठाक एरिया है, रंग बिरंगी बिल्डिंग्स हैं। पर अभी चलते हैं सिटी सेंटर, देखते हैं। ये आ गई अपनी बस नंबर 10, और चलते हैं इसमें। तो भाई 43 एस्कूडोज की टिकट है और निकल चुके हैं हम बस में सिटी सेंटर की तरफ। 2-2.5 किलोमीटर है मेरे हिसाब से, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट लगाएगी बस पहुँचने में। और बड़ा यूरोपियन सिस्टम है भाई, वहाँ देखो उस बंदे ने पैसे वैसे रख रखे हैं, और ये टिकट की मशीन है। तो मतलब बड़ा ही ये मतलब डेवलप लग रहा है कि अफ्रीका में नहीं आए हम जैसे। बस इनकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन और डाल देते ना, तो मज़ा ही आ जाता घूमने में यहाँ पे। तो भाई ये चली गई हमारी बस, इससे हम उतर गए, 10 नंबर बस थी है। और अब घूमते हैं सिटी सेंटर कैसा है। थोड़ा मतलब यूरोपियन वाइब्स मेरे को आने लग गई हैं। जैसे साइड में आप बिल्डिंग देख सकते हो, मतलब ऑर्गेनाइज्ड है सारा कुछ, बहुत कुछ ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है यार। अफ्रीका नहीं लग रहा है मेरे को इतने दिन अफ्रीका घूमने के बाद। खैर यूरोप से कम है, पर अफ्रीका से तो कई गुना ज़्यादा है। ये देखो भाई बीच में एक स्ट्रीट कितनी मस्त आ गई है, तो बिल्कुल मतलब वॉकिंग स्ट्रीट टाइप, गाड़ियाँ अलाउड नहीं है और बढ़िया है। किस तरफ चलें? इस तरफ चलते हैं, फिर वापस आएंगे। ये देखो भाई स्ट्रीट के दोनों तरफ 2 पेड़ उग गए और फिर उनको ऐसे लाके इन्होंने जोड़ दिया। मतलब ये नीचे नीचे से काटते रहते होंगे और इसी तरह बढ़ते रहे ये पेड़ पूरे, मतलब स्ट्रीट में ऐसा ही कर दिया। ऊपर भी ऐसा ही है, काफ़ी क्रिएटिव लगा ये तो, अच्छा है। और देखो मैं कह रहा था ना, पोर्चुगीज़ वाइब्स, मतलब यूरोपियन वाइब्स ऐसे रंग बिरंगे घरों से आ रही हैं। ये देखो छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ पे स्ट्रीट ख़त्म हो गई क्योंकि लगभग ना बस हमको आखिरी में उतार के गई थी, तो मैंने सोचा था पहले इस तरफ कवर कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं तो ये आइलैंड जो है ना 1400 सदी तक, 1438-40 तक यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, मतलब बिल्कुल यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर यहाँ पे लोग आ गए थे भाई पुर्तगाल के, उन्होंने ये आइलैंड आके बसाया था और फिर उसके बाद यहाँ पे लोग रहना शुरू करे थे। तो इनका अगर आप रंग भी देखोगे ना तो थोड़ा इंडियन टाइप रंग है, जिसको आप ब्राउन कह सकते हो। ब्लैक लोग भी हैं यहाँ पे जो मतलब बाद में लाए गए थे यहाँ पे काम वाम कर आने के लिए, पर ज़्यादातर लोग जो कलर आप देखोगे ना तो ब्राउन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्चुगीज़ ने आके बसाए थे आइलैंड, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। तो ऐसा नहीं था कि कब्जा करा था किसी के देश पे, कोई था ही नहीं, तो वो शिप से सबसे पहले आ गए थे और यहाँ पे आके इन आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया था। केप वर्डे जो आइलैंड है ये 10 आइलैंड का ग्रुप है, और इस आइलैंड की कैपिटल प्राया, उसमें मैं अभी घूम रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी प्राया ही है, PRAIA, पर उसका नाम है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे वाइब्स काफ़ी सही है, मेरे को लग रहा है शाम को तो काफ़ी सही वाइब्स हो जाती होंगी यहाँ पे।
अगर मेरे को टाइम मिला शाम को ज़रूर आके देखेंगे दोबारा से एक बार ना। अब तो बस का भी पता चल गया 43 की बस है, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरे साइड पे आ गई भाई इनकी मार्केट, सब्जी मंडी की मार्केट। पर पता नहीं, एक सोविनियर की दुकान थी, वो लोग भी मेरे से बोले कि बंद हो गई अभी, एक ही बजा है अभी। और एक बड़ा जनरल स्टोर था, वो भी कहते हैं हम तो बंद हो रहे हैं अभी। पता नहीं, ये तो है। खैर, जब दिखता पोर्तुगीज़ जैसा है, यूरोपियन जैसा, तो गुण भी उनके आएंगे कि काम वाम नहीं करना इन लोगों को। मतलब ये भी बंद होने का टाइम हो गया इसका भी शायद। ये मैं पहुंच गया हूँ भाई सेंटर में बिल्कुल, और यहाँ पे है प्रेसिडेंशियल पैलेस, जो यहाँ पे केप वर्डे के प्रेसिडेंट है वो रहते हैं। शायद वो है, मेरे को कंफर्म नहीं है, ऐसे येलो कलर का ही दिखा रहा था ऑनलाइन। या तो वही है या फिर कोई आसपास वाली बिल्डिंग है। तो फुहारा भी नहीं चल रहा, गर्मी भी हो गई, और यहाँ पे आप आगे ले सकते हो। यूरोपियन वाइब विदाउट यूरोपियन वीज़ा बट विद हरासमेंट ऑन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट पे आपको फुल हरासमेंट करेंगे आपके साथ, क्योंकि इनको लग रहा है 2-4 ही बिल्डिंग इनकी बन गई हैं यूरोप जैसी, तो ये यूरोप ही बन गए हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। 43 एस्क्वाडोस की बस की टिकट थी, पता नहीं 43 को रख रखी है, तो 45 कर दो उसको या 50 कर दो। वो बस वाला भी खुले दे के पहचान हो रखा था। तो कई देशों का समझ में नहीं आता। यहाँ बैठते हैं आराम से, थोड़ी वाइब्स एंजॉय करते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, बस बैठ ही सकते हैं यहाँ पे। तो भाई ये है, वो नहीं था प्रेसिडेंशियल पैलेस, ये है इनका प्रेसिडेंशियल पैलेस। ऐसा लग रहा है जैसे किसी देश की एम्बेसी हो। वो इनका झंडा ऊपर लहरा रहा है, और यहाँ मैंने गार्ड से पूछ लिया कि ले सकते हैं नहीं ले सकते, तो कहता ले लो, दूर से ले लो, कोई बंदा भी नहीं है यहाँ पे। तो इसके सामने ही सर्कस है। ये क्या चल रहा है भाई? अम्यूज़मेंट पार्क छोटा सा, शायद शाम वाम को खुलता होगा या फिर किसी मेन हॉलीडे के टाइम पे। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी एम्बेसडर का घर हो ये, क्योंकि यहाँ पे अगर यूएस एम्बेसी जाओगे ना, मेरे को लग रहा है वो यहाँ पे सिर्फ 15 देशों की एम्बेसी है इस देश के अंदर। क्योंकि अगर सारे देश अपनी एम्बेसी, वैसे नीड नहीं है खोलने की, पर अगर खोल देंगे तो फिर इनके पास खुद के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो 15 देशों की जो एम्बेसी है उसमें से एक है यूनाइटेड स्टेट्स की, पोर्चुगल की है, लिबिया की यहाँ पे एम्बेसी है, पता नहीं क्यों है वो। तो ये जो जगह थी, ये प्रेसिडेंशियल पैलेस कम, मतलब वैसे भी इनको काम होगा ही नहीं इतना, मेरे को तो लग रहा है। तो ये किसी देश की एम्बेसी ज़्यादा लग रही थी। इंडिया में आप प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर ऐसे जाके गार्ड से पूछोगे फ़ोटो ले सकते हैं, एकदम से मना ही करेगा वो, बिल्कुल। मतलब चाहे ले सकते हो, राष्ट्रपति भवन की इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं, पर 7 RCR की आप नहीं ले सकते फ़ोटो। मतलब ले तो सकते ही यार ऐसे चलते फिरते, पर अगर आप स्पेसिफिकली जाके गार्ड से, मिलिट्री वाले से पूछो क्या मैं फ़ोटो ले सकता हूँ, तो मना ही करेगा वो। पर यहाँ पे इस बंदे ने कहा हाँ ले सकते हो आराम से। अब मेरे साइड में देखो पिंक बिल्डिंग आ गई। ऐसे यूरोपियन वाइब्स तो हैं, बस यहाँ पे वेदर यूरोप वाला नहीं है। जो यूरोप में थोड़ी ठंडी सी हवा चलती है ना, आपको शर्ट लंबी जैकेट वैकेट पहनने का मन करता है, उसमें अलग फील आती है यार पैदल चलने में। यहाँ पे मतलब है फील, उतनी नहीं है, पर बेटर देन ऑल दी अफ्रीकन कंट्री जो कि मैंने घूमी है, सबसे बेटर है। जो 11 कंट्री मैंने घूमी थी, इसमें कम से कम घूमने में मज़ा है, फील है एक। आप सोच रहे होगे कि केप वर्डे तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है भाई, सेफ़ है, जितनी मैं कंट्रीज़ घूम के आया हूँ उनसे तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। पर कल मैंने रात को अपने रूम पे खाना ऑर्डर किया, क्योंकि 1 किलोमीटर रात को मैं चल के जाना नहीं चाहता था, 1 किलोमीटर जाओ 1 किलोमीटर आओ, तो मैंने रूम पे मंगा लिया था खाना इंडियन रेस्टोरेंट से ही, उसी से। तो वो बंदा कहता क्या है आपका एड्रेस? मैंने कहा ऐसे बरबोत एक यहाँ पे पेंट की दुकान है मेरे घर के पास, उसको सब जानते हैं। तो वो कहता अच्छा वहाँ रुके हो आप? मैंने कहा हाँ, आप कह दो उसको बरबोत पे आ जाएगा, 50-100 मीटर दूर मेरा घर है, मैं उतर के ले आऊँगा अपने घर से। तो कहता नहीं, बहुत ज़्यादा डेंजरस है भैया वो एरिया, और आप जब तक वो स्कूटी वाला आपके घर के बाहर ना आ जाए ना, डिलीवरी वाला, आप उतरना भी मत अपने घर से बाहर। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? मेरे को तो लगा केप वर्डे बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और सेफ्टी इंडेक्स में ठीक ठाक आता है केप वर्डे, मतलब पीसफुली कंट्री है, और इतना मेरे को लगा भी नहीं क्राइम का सिस्टम। तो और मैं पहले दिन ब्लॉगिंग करते हुए आ रहा था ना अपने फ़ोन से, जो आखिरी में देखा एयरपोर्ट से जब मैं आया, तो मेरा होस्ट भी मेरे से ऐसे कह रहा था कि मैंने तेरे को देखा कि तू फ़ोन चलाते हुए आ रहा है, यहाँ पे मत करियो ये सब। मैंने कहा भाई मैं नाइजीरिया से आया हूँ। मैं कहता है हाँ नाइजीरिया से आया, तेरी बात सही है, पर ये अफ्रीका है,
यहाँ पे मत करिए। और कल इंडियन वाले बंदे ने कहा, कहता अगर आपको होटल वोटल लेना है तो मेन सिटी में ले लो या फिर हमारे रेस्टोरेंट के पास ले लो, तो ये एरिया फिर भी सेफ़ है। पर जिस एरिया में आप रुके हो वो मेरे को पता है डेंजरस है। मैं तो भाई उस दिन के बाद से मतलब कल रात को मैं खुद नहीं निकला घर से बाहर। अब मैं खुद नहीं निकलूँगा 6 बजे से बाहर। उसने कहा अनसेफ है। खैर मेरे को भी लगा कि ये एरिया मतलब ऐसा नहीं लग रहा केप बड़े में है, किसी गांव से मैं आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। पर मेरे को नहीं पता था कि अनसेफ है, क्योंकि अगर आप लिखोगे हाउ सेफ इज़ केप बर्डे तो यूएस एम्बेसी जो यूएस की गवर्नमेंट है उसको भी बस लेवल 1 रिस्क पर रखती है। लेवल 1 2 3 4 तक रिस्क होता है, 4 सबसे हाईएस्ट होता है, उसको लेवल 1 पे रखा है। तो मतलब इतना क्राइम नहीं होगा, किडनैपिंग मर्डर वगैरह ये सब नहीं होगा। पर ये मान के चलो आप चोरी जेब कतरी ये सब ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ और जिसको मतलब लोग अनसेफ कह रहे हैं अपने मुंह से, मेरा होटल का वो अपने घर का मालिक कह रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट का मालिक कह रहा है, तो होगा वो अनसेफ होगा। कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ में। अफ्रीका तो अफ्रीका ही है। मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट है वैसे मेरी 1:30 बजे की है, पर पता नहीं यहाँ पे रॉयल एयर मोरक्को कैसाब्लांका लिखा था। मैंने पूछा चेक इन ओपन है, कहती हाँ ओपन है। तो मैंने दिया पासपोर्ट तो ये कहता अभी तो ओपन नहीं है, पर ये देख रहा है कि है या नहीं, क्योंकि अभी बजे हैं मेरे हिसाब से 9:30 और फ़्लाइट है मेरी 1:30 बजे की, तो 4 घंटे हैं अभी भी। ऐसा कुछ एयरपोर्ट है, अभी तक कोई सिक्योरिटी नहीं हुई है। मेरे को मिल चुका है दुबई तक का बोर्डिंग पास, एक ही पास मिला है, बल्कि ये फ़्लाइट 3 जगह रुक के जाएगी। इसमें 2 ही फ़्लाइट लिखी हैं, क्योंकि ये फ़्लाइट पहले जाएगी यहाँ से बिसाऊ, जो हम कंट्री थोड़े दिन पहले विज़िट करी थी, क्योंकि इनके और बिसाऊ के कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोनों पे पोर्चुगीज़ ने राज किया था, तो दोनों बोलते हैं पोर्चुगीज़ है और इनका थोड़ा मतलब आपस में लेन देन भी ठीक ठाक है। तो पहले जाएगी बिसाऊ, वहाँ पे 1 घंटा रुकेगी, पेट्रोल डलवाएगी, पैसेंजर उतारेगी चढ़ाएगी, और फिर वहाँ से जाएगी कासाब्लांका। ठीक है, कासाब्लांका में मेरे को टर्मिनल भी चेंज करने हैं, और टर्मिनल चेंज करने के बाद मेरे को कासाब्लांका की 2.5 घंटे बाद 3.5 घंटे बाद शायद फ़्लाइट है मेरी दुबई के लिए। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 करीब, और मैं कल पहुँचूँगा दुबई ये मान लो आप रात के 11:30 के करीब। तो 24 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम में डिफरेंस हो जाएगा, और फिर कासाब्लांका से दुबई की फ़्लाइट भी कुछ 7.5-8 घंटे की है। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है रॉयल एयर मोरक्को के साथ सफ़र। भाई इमिग्रेशन करा लिया सब कुछ, इमिग्रेशन वाली पासपोर्ट पूरा छान रही, और शेंगन वीज़ा बड़े ध्यान से देखे। तो क्योंकि यार कई सारे जो इंडियन हैं वो मोरक्को जाके और फिर वहाँ से डोंकी मारते हैं स्पेन के लिए, क्योंकि वहाँ से सिर्फ स्पेन की दूरी मेरे हिसाब से बाय समुंदर 15-16 किलोमीटर होगी। मेरे को पता तो नहीं है, पर 15-16 के हिसाब से होगी मेरे हिसाब से। तो मोरक्को भी बहुत सारे लोगों को ट्रांजिट नहीं देता है इंडियन करके, भाई नहीं हम नहीं देंगे आपको ट्रांजिट, क्योंकि आप भाग जाओगे। तो आप कहोगे ट्रांजिट में कैसे भाग जाते हैं लोग भाई, क्योंकि अगर आप ट्रांजिट में मोरक्को में आ गए हो और फिर आप मतलब कई लोग क्या करते हैं, अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं एयरपोर्ट पे ही, और कई लोग बीमारी का बहाना करेंगे कि हमको फ़्लाइट में नहीं चढ़ना है, हमको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो होता है ऐसा, ठीक है। ट्रांजिट इसलिए ही यूएस ट्रांजिट नहीं करने देता है इंडियंस को, इसलिए ही यूरोप ट्रांजिट नहीं करने देता है इंडियंस को, जब तक आपके पास कोई अच्छा वीज़ा ना हो। तो ये रीज़न है कि इंडियंस को ट्रांजिट भी नहीं करने दे रही है कंट्रीज़, जो कि करने देना चाहिए। अगर मेरे को ट्रांजिट करने देता यूरोप अभी, तो मैं शायद ये जो 25,000 में फ़्लाइट ली है मैंने, ये बहुत सस्ती मिली है मेरे को। प्राया से सीधा दुबई, 3 स्टॉप्स हैं, पर ठीक है, एक ही PNR में मतलब 25,000 और अच्छी एयरलाइन के साथ। तो अगर मेरे को ट्रांजिट यूरोप से करने देती यूरोपियन कंट्रीज़ अलग अलग PNR पे एयरलाइंस चेंज करके, तो फिर इजीली मैं शायद दुबई पहुंच सकता था 15,000 रुपये में। पर हम नहीं कर सकते वो, और जो गोरे लोग होते हैं वो तो ट्रांजिट मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकल के एयरपोर्ट चेंज करके भी कर सकते हैं। तो हम तो सिर्फ सेम एयरपोर्ट पे भी नहीं कर सकते। तो चलो अभी तो ये एयरपोर्ट है और सब कुछ बंद है यहाँ पे। मैंने सोचा था यार आके कुछ खाऊंगा, दुकान तो है पर इस पे कोई है नहीं। क्या यार, मतलब ये मान लो कि हमारी जो रॉयल एयर मोरक्को की फ़्लाइट है
उससे पहले एक टैप पोर्चुगल की फ़्लाइट जाएगी जो कि हफ्ते में 14 फ़्लाइट चलती हैं, और रॉयल एयर मोरक्को की चलती हैं हफ्ते में 4 फ़्लाइट, जो 2 जाते हैं बिसाऊ पहले और 2 जाते हैं डायरेक्ट कैसाब्लांका। तो ये मान लो हमारी जो 1:30 बजे की फ़्लाइट है वो आखिरी फ़्लाइट है, उसके बाद कोई फ़्लाइट नहीं है, वो 12:30 के करीब आएगी और 1:30 बजे के करीब यहाँ से चली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि रॉयल एयर मोरक्को में कुछ तो खाने को मिलेगा, कम से कम बिसाऊ की जर्नी में थोड़ा बहुत मिलेगा खाने को। तो बिसाऊ से अगली जो कैसाब्लांका की जर्नी होगी वो 3-4 घंटे की है आराम से, तो उसमें तो मिलना चाहिए फुल फ्लेजेड खाने का। और कैसाब्लांका से दुबई तो मिलेगा ही, पर वो होते होते तो भाई बहुत टाइम हो जाएगा। तो चलते हैं अपने सफ़र पे इंडिया की तरफ। इनको जब पता लगता है कि फ़्लाइट जाने वाली है, तो अभी 2 फ़्लाइट का टाइम हो गया, तो इन्होंने दुकान खोल दी। मैं एक ही चॉकलेट मिल्क शेक लेके आ गया और एक ये बर्गर लेके आ गया, चीज़ सैंडविच, दोनों का मिला के 400, ये 200 का, ये 200 का। ये थोड़ा महंगा लगा मेरे को 200 के हिसाब से, ये फिर भी एयरपोर्ट के हिसाब से ठीक है, मतलब 300 रुपये में दोनों चीज़ एयरपोर्ट पे। तो भाई ये हो रही है सेकंड लास्ट फ़्लाइट की बोर्डिंग, जो कि जाएगी लिस्बन। यहाँ से पोर्चुगीज़ का था, तो यहाँ पे पोर्चुगल काफ़ी सारी फ़्लाइट जाती हैं हफ्ते में, 16-17 शायद फ़्लाइट जाती हैं। और इसके बाद है लास्ट फ़्लाइट इस नाइट की, जो कि हमारी है रॉयल एयर मोरक्को की, जो जाएगी पहले गिनी बिसाऊ और कासाब्लांका। यहाँ पे सिर्फ कासाब्लांका लिखा है क्योंकि बिसाऊ में सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए रुकेगी और पैसेंजर थोड़े बहुत जो चढ़ने होंगे उतरने होंगे वो, पर ये मेन फाइनल डेस्टिनेशन लिखते हैं जो कि है कासाब्लांका। तो भाई आखिरी फ़्लाइट के बाद दोबारा ड्यूटी फ्री दुकानें सब बंद हो गई हैं। हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग ख़त्म होने वाली है, बस बोर्ड करते हैं। वो खड़ा अपना प्लेन। तो भाई ये खड़ा अपना रॉयल एयर मोरक्को का प्लेन, और अंदर चल के देखते हैं रॉयल सिर्फ नाम में है या फिर अंदर से भी रॉयल है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं गिनी की कैपिटल गिनी बिसाऊ। तो अभी तक तो एक ही चीज़ रॉयल लगी है मेरे को इस एयरलाइन में, वो है इसका क्रू। सारा का सारा मेल क्रू है, एक भी फीमेल मेंबर नहीं है, और बड़ा ही अच्छा है, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से सेवा कर रहे हैं। पर ना तो सीट्स में एंटरटेनमेंट स्क्रीन है और ना ही हमको खाना दिया गया, पानी तक नहीं पूछा गया। और वो इनकी पॉलिसी होगी, चलो। वैसे मैं पीछे गया, मैंने कहा 2 गिलास पानी चाहिए, अब मेरे को फ़्लाइट लैंड हो गई है, तो कहते लो पी लो। गिनी बिसाऊ के सारे पैसेंजर उतर चुके हैं, अब यहाँ से जिनको गिनी बिसाऊ जाना वो चढ़ेंगे, तो वो सॉरी मोरक्को जाना वो चढ़ेंगे, या फिर मोरक्को से आगे कहीं पे भी जाना होगा। तो हाँ, फिर मैंने जाके पूछा कि भाई इस फ़्लाइट में खाना मिलेगा कैसाब्लांका वाले में? कहते हैं हाँ ज़रूर मिलेगा। तो देखते हैं कैसा रॉयल खाना मिलता है। अभी तक तो ऐसी खैर कोई रॉयल सेवा हुई नहीं है, पर फिर भी ठीक है। कैबिन क्रू काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इस फ्लाइट का, बहुत मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था इतना अच्छा कैबिन क्रू होगा, पर अच्छा कैबिन क्रू है। तो वेट करते हैं कि गिनी बिसाऊ से पैसेंजर चढ़ेंगे और दोबारा 1-1.25 घंटे में यहाँ से उड़ेंगे। ये है रॉयल एयर मोरक्को का रॉयल खाना, इसमें जूस, पानी, एक सैंडविच जिसके बीच में बस चीज़ भर दिया, एक वो बन वो मीठे में, और ये हो गई आपकी दही, और चाय कॉफ़ी ले सकते हो। ये है ब्रेकफास्ट, रॉयल सर्विस। तो भाई मैं पहुंच गया था कासाब्लांका एयरपोर्ट सुबह के 9:30 के करीब, अब हो रहे हैं 11:30, 12:30 के करीब अपनी फ़्लाइट है। बोर्डिंग हो चुकी है शुरू, क्योंकि बड़ा प्लेन है तो जल्दी बोर्डिंग शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर सेम PNR पे हो या फिर डिफरेंट PNR पे भी हो तो इंडियंस के लिए फ्री ट्रांजिट है। मेरे हिसाब से किसी भी नेशनलिटी के लिए आप फ्री ट्रांजिट है, इंडियंस के लिए तो है ही। और सेम PNR पे तो बिल्कुल पक्का श्योर है फ्री ट्रांजिट, क्योंकि कुछ नहीं देखा, मेरा बोर्डिंग पास नहीं प्रिंट कर दिया और यहाँ पे बस सिक्योरिटी हुई और मैं गेट पे आ गया था 1 मिनट में ही। चलते हैं अपना दुबई के लिए। दुबई की फ़्लाइट है 7.5 घंटे की, मेरे हिसाब से 7 घंटे पहुँचा देंगे। देखते हैं यार, कुछ मूवी वगैरह देखने का तो वाट होगा टाइम पास, अब तो नींद भी नहीं आ रही, प्लेन में बैठ के क्या पता आ जाए।
भाई आज हम जाएंगे रॉयल एयर मोरक्को 787 में। खैर ये पहले ही पता चल जाता है कौन सा प्लेन आएगा, बड़े वाला आएगा छोटे वाला आएगा बुकिंग के टाइम पे ही। तो इसमें मेरे हिसाब से भाई टीवी होना चाहिए, मतलब स्क्रीन होनी चाहिए, वरना टाइम पास नहीं हो पाएगा। और खाना भी मिलेगा मेरे हिसाब से इसमें तो अच्छे वाला, क्योंकि दोपहर का टाइम है, सही खाना मिलना चाहिए। यार इतनी सेवा तो इतिहाद वालों ने भी नहीं करी थी। देखो बिज़नेस क्लास वालों को अलग से लेके आते हैं ये, और अलग से ही लेके जाएंगे, तो ये बड़ा सही है यार। इतिहाद वालों ने नहीं करी ऐसी सेवा। तो भाई ये आया पहली मील, और मेरी किस्मत ऐसी है चिकन वाला आखिरी मेरे को मिला है। तो मिठाई भी अच्छा लग रहा है यार, मतलब लग रहा है अब कोई रॉयल सेवा पानी है। लैंडिंग होने से पहले एक डिब्बा और देगा ये, वही सेम है जो पिछली फ्लाइट में मिला था, बस इसको और थोड़ा छोटा कर दिया। केक सही है, सैंडविच तो ऐसा ही है बेकार सा, सैंडविच है भी नहीं। और इस बार से सिर्फ बन ये लग रहा है मेरे को, इसके अंदर कुछ है थोड़ा बहुत है।